Hello, children. Myself, Jagdamba Singh, welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 2, era of one party dominance. अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में जाना और कुछ विरोधी पार्टियों के बारे में जाना, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आज एक और ऑपोजिशन की पार्टी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज की पार्टी है भारतीय जनसंघ और ये उनका चुनाव निशान है। ये पार्टी आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन पहले 3 इलेक्शंस में इसने पार्टिसिपेट किया था। तो आइए इस पार्टी के बारे में जानते हैं कि भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म्ड इन 1951 विथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट। ये जो पार्टी है भारतीय जनसंघ, इसको फॉर्म किया गया था 1951 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये फॉर्म हुई थी पार्टी, और जिसको फॉर्म करने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो वो कैबिनेट में भी चुन के आए थे और उन्होंने नेहरू जी के साथ सरकार में कैबिनेट में एज ए मिनिस्टर भी वो चुने गए थे। लेकिन कुछ मतभेदों के बाद नेहरू जी के साथ, क्योंकि नेहरू जी का झुकाव थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ था, और उसको देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से रिज़ाइन किया और अपनी एक नई पार्टी को फॉर्म किया। इट कैन बी ट्रेस बैक टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इसके रूट्स अगर हम देखें इस पार्टी के, तो वो आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ती है। वो हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हैं इसकी जड़ें। अब जैसा कि जानते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसको फाउंड करने वाले थे हेडगेवार साहब। तो ये 1925 में यानी इंडिपेंडेंस से पहले आरएसएस थी, और हिंदू महासभा जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में स्थापित किया था। तो ये दोनों जो पार्टियां थी बिफोर इंडिपेंडेंस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आज भी है, लेकिन ये एक कल्चरल पार्टी है, हिंदू आइडियोलॉजी पे चलती है ये पार्टी, और हिंदुओं की एक कल्चरल पार्टी है, न कि पॉलिटिकल पार्टी है। तो एक समय था जब हिंदू महासभा और आरएसएस से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं पीछे जब हम लोग इतिहास में जाते हैं तो ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं इस पार्टी की जड़ें, जो जनसंघ भारतीय जनसंघ था, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन पार्टियों से निकल करके वो पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आफ्टर इंडिपेंडेंस गठित होती है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्टीज इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। ये पार्टी जो थी भारतीय जनसंघ, ये पार्टी जो है प्रोग्राम्स के आधार पर और आइडियोलॉजीज के आधार पर जो पार्टियां इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उस समय, उनसे इनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी थी। जैसे कि एक एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग पढ़े, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी है, लेकिन ये जो पार्टी थी ये राइटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चलने वाली पार्टी थी। इसकी आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इट एम्फसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक देश, एक संस्कृति और एक नेशन के आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता था। यानी ये मानते थे कि पूरी जो कंट्री है वो एक है और इसका कल्चर एक है। ये आइडियोलॉजी इनकी बेसिक आइडियोलॉजी रही। पार्टी बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रांग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इनका मानना था कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के आधार पे ही मॉडर्नाइजेशन हम लोगों का होना चाहिए, इंडियंस का होना चाहिए, और उनको अपने कल्चर और ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको साथ में रख के और तब फिर मॉडर्न बनना चाहिए। यानी कि उनका एक कहना था कि जो इंडियंस हैं उनको अपना कल्चर और अपनी ट्रेडिशंस इनको लेकर के चलना है, चाहे वो कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन उनको अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भुलाना नहीं चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी रही। द पार्टी कॉल्ड ऑफ इंडिया और अखंड भारत,
ये अखंड भारत के कॉन्सेप्ट पे चलने वाली पार्टी है। इनका कहना है कि एक समय था जब भारत अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक और मालदीव तक था, और धीरे धीरे इसके टुकड़े होते गए और कई टुकड़े में विभाजित होकर अब जो भारत है वो ही भारत बचा हुआ है। तो इनका कॉन्सेप्ट है कि इसका रीयूनियन होना चाहिए, यानी इनको फिर से गठित करना चाहिए और संगठित करना चाहिए, और यूनिफिकेशन इंडिया का होना चाहिए। इस आइडियोलॉजी को ये लोग लेके चलते हैं और इस आइडियोलॉजी को अखंड भारत का नाम दिया जाता है। द पार्टी वॉज फोरफ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उन लोगों का मानना था कि हिंदी को इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। इट ऑपरेसेस फॉर ग्रांटिंग कंसेशन टू द रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। इनका ये भी मानना था कि माइनॉरिटीज़ के बेस पे किसी को भी कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक एडवांटेज हो, चाहे वो रिलीजियस एडवांटेज हो, कोई भी एडवांटेज उनको इस आधार पे नहीं मिलना चाहिए कि वो उनका जो रिलीजन अलग है या कल्चर अलग है, तो इस बेस पे उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए और सबको एज ए होल सिटीजन्स के रूप में ट्रीट करना चाहिए। ये उनकी आइडियोलॉजी रही थी। द पार्टी एडवोकेट इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964। ये पार्टी जो थी ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात करती थी और हमेशा इसने जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सत्ते में थी उसके ऊपर हमेशा विपक्ष में रहकर दबाव बनाने की रणनीति इनकी रही कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास होना चाहिए। और ख़ास करके ये तब इनकी बातें ज़्यादा तेज हो गई जब इंडिया चाइना वॉर के बाद चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर वेपन बनाया। उसके बाद इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई, सरकार से ये डिमांड करते रहे कि इंडिया को भी न्यूक्लियर के क्षेत्र में वेपन्स बनाने चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी इनकी रही। इन 1952 जनसंघ वॉज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स एंड 4 सीट्स इन 57 इलेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि ये पार्टी जो थी सीट के मामले में काफ़ी कमज़ोर रही और 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें इसने सिर्फ 3 सीटें ही ये पार्टी निकाल पाई, और जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ इन 1957 तब इसके 4 सीट लोकसभा में आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पार्टी सीटों के मामले में कमज़ोर रही और उस समय कांग्रेस का डोमिनेंस जो चल रहा था, तो कांग्रेस किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को कोई स्पेस नहीं दे रही थी कि दे कैन सिक्योर एनी सीट्स। तो एक तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस बना हुआ था और ऑपोजिशन पार्टीज़ अपनी सीटें निकालने में असमर्थ रह रही थी। ये तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा ही है कि किस तरह का डोमिनेंस कांग्रेस गवर्नमेंट का था उस समय। इनके जो लीडर्स थे वो बहुत अच्छे लीडर्स थे, बट जो इनका सीटों में कन्वर्ट होना था वो बहुत ज़्यादा सीट इनको नहीं मिल पा रही थी। इन द अर्ली ईयर्स इट सपोर्ट्स कम फ्रॉम द अर्बन एरियाज। इस पार्टी का जो मेन बेस था वो अर्बन एरियाज़ में था, यानी कि शहरी क्षेत्रों में ये पार्टी की पकड़ अच्छी थी, बट रूरल एरियाज़ में ये पार्टी अभी उतनी अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाई थी उस समय, और लोगों को शायद कम जानकारी थी या लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा था, जो भी रहा हो बात। लेकिन उस समय इस पार्टी की पकड़ अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिली, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे लाइक राजस्थान, एमपी, दिल्ली एंड यूपी, इन कुछ स्टेट्स में इसकी जो लोग थे जो इनको वोट देने वाले वो इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में ज़्यादा थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सीटों में तो बहुत कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ मजबूती के साथ विपक्ष का काम कर रही थी। सम प्रोमिनेंट लीडर्स वेयर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक। ये कुछ इसके प्रोमिनेंट लीडर रहे, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो जो कश्मीर का मामला जहाँ 370 लगा हुआ था, अब तो हट गया है, उस समय लगा हुआ था, तो उसका उन्होंने ज़ोरदार विरोध किया
और एक एजिटेशन जो कश्मीर में वो कर रहे थे, उस समय उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था वहाँ पे, और डिटेंशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि वहाँ की जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कहा कि इनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ है, लेकिन इस पार्टी के लोगों का मानना था कि इट वाज नॉट ए नॉर्मल डेथ। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी उस समय से जो धारा 370 और एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उसके खिलाफ ये शुरू से ही आवाज़ लगाती रही। और सत्तारूढ़ पार्टी जो थी, सत्तारूढ़ पार्टी जो रही, उसको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करती रही कि धारा 370 और एक स्पेशल स्टेटस न दिया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। ये शुरू से इनके आइडियोलॉजी में शामिल रहा। और दीनदयाल उपाध्याय, इनको हम लोग हायर क्लासेस में इनके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। और बलराज मधोक, तो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर हुए जो इस पार्टी से संबंधित थे। भारतीय जनता पार्टी ट्रेस इट्स रूट टू द भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से मिलती हैं। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जब 77 का जो इलेक्शन हो रहा था, उसमें जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं, वो अपनी अपनी पार्टी को छोड़ करके एक ग्रुप कोalition उन्होंने बना दिया था, और उस कोalition का नाम था जनता दल। और सारी पार्टियां उस समय टूट गई थी, तो उस समय जनसंघ भी टूट गया और वो एक जनता दल में कन्वर्ट हो गया था पार्टी, सारी पार्टियां उसमें आ गई थी। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और किस तरह से कांग्रेस को हराया, पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया में बनी, ये सब आगे चर्चा हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर वो सरकार जब गिर गई, तो फिर 1980 में इस पार्टी ने फिर अपना गठन किया, और उस समय उसका नाम भारतीय जनसंघ से हट करके भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो आज है, इसकी रूट्स जो हैं वो जनसंघ है। भारतीय जनसंघ जो पार्टी रही 77 से पहले, वो पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोग उसको आज के समय में देख रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कि भारतीय जनसंघ के बारे में आप लोगों ने जाना, समझा, और देखा कि किस तरह से इसके रूट्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और ये एक हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाली और अपने कल्चर और ट्रेडिशन पे आधारित ये पार्टी रही। इसका मकसद हिंदी क्षेत्रों में ज़्यादा रहा शुरू में, और हिंदी का डोमिनेंस बनाने की कोशिश हमेशा रहती है इस पार्टी की। तो कुछ इसकी आइडियोलॉजीज़ हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि कैसे ये एक राइटिस्ट पार्टी है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के वीडियो में जाना। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।